हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मौसम ताहिर। मैं हूं शहबाज अशरफ। काफ़ी सालों के डिले के बाद रिफाइनरी अपग्रेडेशन पॉलिसी असली बनती नजर आ रही है। मगर ये पॉलिसी है क्या, इसके डिले की वजह क्या थी और ये रिफाइनरी अर्निंग्स और वैल्यूएशंस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे एंड असेस करेंगे कि कौन से रिफाइनरी स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की। इस हफ्ते के पहले दो ट्रेडिंग सेशंस के दौरान मार्केट यूएस ईरान की एस्केलेट होती टेंशंस और साथ ही साथ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बढ़ाव की वजह से दबाव में आई। मगर अगले दो ट्रेडिंग सेशंस में वी सॉ कि इन्वेस्टर्स ने स्टेप इन किया एंड मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ, जिसकी वजह से द मार्केट वाज एबल टू रिकवर अ पोर्शन ऑफ इट्स अर्लियर लॉसेस। फ्राइडे का सेशन हाउएवर काफी वॉलेटाइल रहा, with the index swinging sharply before ultimately closing negative with 2,300 points. So in the end, who took the week? Let's find out in bulls and bears. और एक बार फिर बेयर्स का इस हफ्ते कंट्रोल रहा, जिसकी वजह से मार्केट और भी नीचे आई। बेंचमार्क इंडेक्स 175,802 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ, मतलब उसने 6,440 पॉइंट्स या फिर 3.53% वीक ऑन वीक शेड किया एज वीक इन्वेस्टर सेंटिमेंट कंटिन्यू टू वे ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स और लूजर्स पे। इस हफ्ते सबसे ज्यादा इजाफा इब्राहिम फाइबर्स की शेयर प्राइस पे हुआ, जो कि 46.3% थी। Synergy 12%, Gandhara Industries 11.3%, पाकिस्तान गल्फ लीजिंग कॉर्पोरेशन 9.9% और लॉटकिन की शेयर प्राइस पे 6.9% का इजाफा रहा। और अगर लूजर्स पे नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा कमी निशात पावर लिमिटेड की शेयर प्राइस पे हुई, जो कि 6.5% थी। निशात मिल्स 6.2%, कोहात सीमेंट 6%, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स 5.9% और सर्विस इंडस्ट्री की शेयर प्राइस पे 5.8% की कमी देखी गई। अब चलते हैं इस हफ्ते की बिग स्टोरी की तरफ। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने इस पूरे हफ्ते इन्वेस्टर्स को एज पर रखा एज इट वंस अगेन डोमिनेटेड मार्केट सेंटिमेंट। और जहां तक बात रही अर्निंग सीजन की, इट किक्ड ऑफ इन अ पॉजिटिव नोट विद लॉटकिन पोस्टिंग अ सॉलिड सेट ऑफ रिजल्ट्स। और करंट अकाउंट ने जून में 649 मिलियन यूएस डॉलर्स का डेफिसिट रिकॉर्ड किया कंपेयर टू अ सरप्लस ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर्स इन मई 2026। और जहां तक बात रही पूरे साल की, करंट अकाउंट डेफिसिट 139 मिलियन यूएस डॉलर्स रहा, जो कि स्टेट बैंक की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। अब चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमें ज्वाइन किया है यूसुफ फारूक ने, जो कि डायरेक्टर रिसर्च हैं चेस सिक्योरिटीज में। यूसुफ, वेलकम टू द शो। Thank you so much for inviting me. यूसुफ, अगर हम पिछले हफ्ते की सिचुएशन देखें, वी हैव काइंड ऑफ सीन ऑयल प्राइसेस गॉन अप। इसको देखते हुए आपकी क्या राय है अबाउट द जनरल आउटलुक ऑन द इकोनॉमी? देखें, जो हमारा ओपिनियन लास्ट आपकी एपिसोड में था ऑन द मार्केट और जो हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में भी था, वो यही था कि 9 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास मार्केट चल रही है, विच इज़ द सेंटर। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है तो ज़ाहिर है अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो कुछ डिस्पोजेबल इनकम में एक शॉर्ट टर्म हमें नज़र आ सकता है कि इन द शॉर्ट टर्म डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी कम हो गई है, तो हमें वो कुछ डिमांड में नंबर्स नज़र आने शुरू हो सकते हैं इफ़ दिस कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग्स। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। आज सही है, करंट अकाउंट के कुछ नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, बट ओवरऑल हमें लगता है कि अगर फिस्कल साइड गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहती है अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम तो स्टेबिलिटी रहेगी और हमें कोई करेंसी वाले एंड पे एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म कोई ख़ास प्रेशर नहीं लग रहा है और चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। फिर गवर्नमेंट ज़ाहिर है एक रिफॉर्म एजेंडा पे भी चल रही है, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशंस भी हो रही हैं, एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी हो गया है, अब रिफाइनरी पॉलिसी की तरफ भी जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू डू थिंग्स जो बहुत सालों से रुकी हुई थी। तो सही है, इन द शॉर्ट टर्म ऐसा हो सकता है कि थिंग्स माइट स्लो डाउन अ बिट अगर ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड रहती हैं, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो है वो व्यू चेंज नहीं होता है। अगर आप ये देखें कि अगर आप इन्फ्लेशन देखें, कुछ महीनों पहले जो मेन रीज़न फॉर इन्फ्लेशन हाइक वाज हायर फूड प्राइसेस एंड हायर ऑयल प्राइसेस। फिर हमने देखा काफ़ी कंसिस्टेंट ऑयल प्राइसेस की डिक्लाइन भी हो गई, और हमने अभी देखा गोइंग फॉरवर्ड मेनली बिकॉज ऑफ लोअर फूड प्राइसेस एंड लोअर ट्रांसपोर्ट इंडेक्स, एंड आई थिंक कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट। आपकी जो इन्फ्लेशन होगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थोड़ी सिंगल डिजिट रह सकती है। और मॉनेटरी पॉलिसी भी आई थिंक 27 जुलाई को है, एंड ऑफ दिस मंथ है। सो आपका क्या आउटलुक ऑन इन्फ्लेशन स्पेशली इन द मीडियम टर्म, और इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है इन जुलाई और उसके बाद अक्टूबर में है? सो कैन वी सी सम इंटरेस्ट रेट कट्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स? देखें, अगर जियोपॉलिटिक्स वॉलेटाइल रहेगी तो फिर इट इज़ अनलाइकली दैट द सेंट्रल बैंक जो है वो कट की तरफ जाए, लेकिन अगर ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाती है तो फिर कट की तरफ जा सकते हैं। देखिए, हमारा मीडियम टर्म ख्याल यही है कि इन द मीडियम टर्म जो है वो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन ग्रेजुअली नीचे आते रहेंगे,
और उसकी वजह यही है कि फिस्कल साइड कंट्रोल में है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट जो है वो कंट्रोल में है। और आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करेंगी। तो द सेंट्रल बैंक हमने देखा ही है कि हैज़ रिमेन्ड कॉशियस, तो वी फील के सेंट्रल बैंक अगर जियो पॉलिटिक्स इसी तरीके से रहती है तो कॉशियस ही रहेगा। यूसुफ, अगर हम ये देखें, द लास्ट 3 मंथ्स ऑयल प्राइसेस हैव डिक्टेटेड द मार्केट सेंटिमेंट। अगर आप एक चीज़ और देखें, द लास्ट 12 मंथ्स आई थिंक तकरीबन 2.5 लाख इन्वेस्टर्स ऐड ऑन हुए हैं, और काफ़ी ऐसे उसकी तादाद काफ़ी न्यू इन्वेस्टर्स की यंग जनरेशन है। बट आई थिंक मार्केट बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस बीइंग वेरी फ्लूइड एंड वेरी वॉलेटाइल, तो ये मार्केट भी थोड़ी काफ़ी इम्पेशेंट हो जाती है। सो बीइंग यू हैव गिवन यू एक्सपीरियंस ऑफ इन द मार्केट फॉर द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स, आप क्या एडवाइस देंगे टू द न्यू इन्वेस्टर्स स्पेशली इन दिस सिनेरियो? देखिए, आई थिंक मार्केट को एज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट ही देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि पिछले 25-26 साल में तकरीबन 20% का केगर है। अगर हम 1980 से भी देखें, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बाज़ार का कोई 17% का केगर है। तो मार्केट को इसी तरीके से देखना चाहिए और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म पैसे एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में, स्टॉक्स में नहीं डाले जाएँ। अपनी एसेट एलोकेशन का ख्याल रखें। अगर आपका 20%, 30%, 40% आपकी एज या रिस्क एपेटाइट या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या इनकम के हिसाब से अगर आपका एक पोर्शन फिक्स्ड इनकम का होना चाहिए, तो वो आपका फिक्स्ड इनकम में ही रहे, और इक्विटी में आप सिर्फ जो पैसे लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ वही इक्विटी में रहें। दूसरा ये है कि देखें, मार्केट टाइमिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो अटेम्प्ट करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। और नीचे की प्राइसेस पे पैनिक नहीं करें और ऊपर की प्राइसेस पे यूफोरिक नहीं हों, और एंड स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट रिफाइनरी पॉलिसी। हम देखें, द लास्ट आई थिंक 3 इयर्स रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है। हमने लास्ट वीक भी देखा कोई अपकमिंग मीटिंग थी जिसमें कुछ चेंजेस थे, प्रपोज चेंजेस थे, और ऑफिशियल चीज़ें तो नहीं आई हैं। तो कुछ आप बता सकते हैं रियल अबाउट द हिस्ट्री क्या है रिफाइनरी पॉलिसी की, और रिफाइनरी पॉलिसी अगर आ जाती है, सो हाउ विल दिस इम्पैक्ट द रिफाइनरी सेक्टर एंड हाउ विल दिस चेंज द प्रोडक्ट स्लेट ऑफ द रिफाइनरीज ओवरऑल? देखिए, पाकिस्तान में पुरानी हाइड्रो स्किमिंग रिफाइनरीज लगी हुई हैं, जिनका मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा बनाती हैं। तो हाउ रिफाइनर्स की प्रोडक्ट स्लेट वर्क्स इज़ के एक बहुत बड़ा पोर्शन डीजल का होता है, 45 से 48%, फिर 25 से 30% जो है वो पेट्रोल होता है, फिर एक फर्नेस ऑयल का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। पाकिस्तान में 25-26% के आसपास पाकिस्तान में क्रूड ऑयल में से फर्नेस ऑयल निकलता है, जो जिस वक्त आप जब बेचने के लिए जाते हैं तो HSD का एवरेज मार्जिन कोई $25 के आसपास होता है। कि अगर आपका फ़र्ज़ करें $70 का क्रूड है तो HSD उससे $25 ऊपर होगा। अगर पेट्रोल है तो वो उससे $10 से $15 ऊपर होगा। लेकिन अगर फर्नेस ऑयल देखेंगे हम, तो फर्नेस ऑयल कभी $5 क्रूड की प्राइस से नीचे होता है, कभी $15 क्रूड की प्राइस से नीचे होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है रिफ़ाइनर्स के लिए, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिफ़ाइनर्स के लिए, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्नेस ऑयल जो है पाकिस्तान में रिफाइनरीज बनाती हैं, तो मार्जिन्स बहुत जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। रिफाइनिंग पॉलिसी से रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली इंसेंटिव्स हैं टू अपग्रेड दीज रिफाइनरीज, और उन अपग्रेड्स के बाद जो है ये 26% का फर्नेस ऑयल कुछ रिफाइनर्स का 9% के आसपास आ जाएगा, जिससे मार्जिन्स इम्प्रूव कर जाएंगे। इसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम पहले गवर्नमेंट ने ग्रीन फील्ड पॉलिसी अनाउंस की, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, तो अब द गवर्नमेंट गॉन बैक टू अ ब्राउन फील्ड पॉलिसी, जिसमें कुछ इंसेंटिव्स इन रिफाइनर्स को दिए हैं ताकि जो है ये अपग्रेड्स हो जाएं। उसके अंदर एक चीज़ इस बजट में हो गई थी जो बेसिकली था कि सेल्स टैक्स जो आप मशीनरी के ऊपर पे करते हो, रिफाइनर्स को अब वो सेल्स टैक्स मशीनरी पे नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि उससे हो ये रहा था कि आप ये सेल्स टैक्स वापस रिकवर नहीं कर सकेंगे, एंड आपकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है अगर वो ₹100 आनी थी तो वो ₹118 आ जाएगी। तो एक चीज़ ये हुई है। दूसरा ये हुआ है कि बहुत सालों से इन रिफाइनर्स ने, क्योंकि अपग्रेड्स नहीं हुए थे तो पैसे नहीं कमाए, तो उसको केटर करने के लिए और रिफाइनर्स के लिए कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक डीम ड्यूटी अलाउ, जो न्यूज़ आर्टिकल से लग रहा है कि एक डीम ड्यूटी एडिशनल अलाउ करेगी, जिसमें MS पे, पेट्रोल पे 10% और डीजल पे एडिशनल 2.5% जो है वो डीम ड्यूटी अलाउ करेगी, विच विल बी अप टू 27.5% ऑफ टोटल अपग्रेड का कैपेक्स। तो अगर आप कि $1 बिलियन की जो है वो अपग्रेड होनी है, तो उसका 27.5% जो है आप डीम ड्यूटी से कवर कर सकेंगे, बाकी डेट इंटरनल कैश जनरेशन या सप्लायर क्रेडिट से पूरा होगा। तो इसके बाद यही लग रहा है कि इसके बाद शायद ये फीजिबल हो जाए, क्योंकि बेसिकली रिफाइनर्स विल ओनली हैव टू रेज 72.5% ऑफ टोटल कॉस्ट, जो पहले सेल्स टैक्स के बाद शायद 118% था ऑफ कॉस्ट, तो अब वो 72.5% के ऊपर
फीजिबल हो जाता है रिफाइनर्स के लिए अपग्रेड करना। तो इस पॉलिसी के बाद होगा ये कि देखें, एक तो 3 4 6 साल डिपेंडिंग ऑन कौन सी रिफाइनरी की हम बात कर रहे हैं और वो फीजिबिलिटी की किस स्टेज पे हैं, तो ये अपग्रेड्स हो जाएंगे और उसके बीच में जो है ये डीम ड्यूटी मिलती रहेगी। तो ये बताएं कि डेफिनेटली अगर आप ये देखें, जो हमें देखा है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन होगी या कन्वर्जन फ्रॉम हाइड्रो फ्रॉम डीप हाइड्रोस्केमिंग टू डीप कन्वर्जन, उसकी एक हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। सो ये डिफरेंट रिफाइनरीज हैं, ये भी आई थिंक काफ़ी इनकी प्रॉफिटेबली का वॉलेटाइल रहती है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस। सो हाउ विल दे फंड दिस प्रोजेक्ट? या थ्रू डेट करेंगे या राइट इशू होगा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसमें? अभी तक की तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इक्विटी पोर्शन है वो डीम ड्यूटी से निकल आएगा 27.5%। अगर आप नया लगाते हैं, नई मशीनरी लगाते हैं तो 27.5% आपको अलाउड है, और अगर आप पुरानी लगाते हैं तो आपको 25% अलाउड है। तो लग यही रहेगा रिफाइनरीज का जो इक्विटी पोर्शन है वो इस डीम ड्यूटी से पूरा करेंगे, और बाकी रिमेनिंग अभी तक हमें यही लग रहा है कि वो डेट या सप्लायर के क्रेडिट से होगा। अच्छा, कमिंग टू द मेन पॉइंट, अगर आप देखें, यस, ये रिफाइनरी अगर कन्वर्ट हो जाती है टू डीप कन्वर्जन, तो आई एम अज्यूमिंगली प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेमेंडसली काफ़ी बढ़ सकती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। तो कुछ आपकी वर्किंग्स हैं कि ये जो रिफाइनरी पॉलिसी अज्यूम करते हैं कि अपग्रेड हो जाते हैं रिफाइनर्स, प्रोडक्ट स्टेट चेंज हो जाता है, तो कितना इम्पैक्ट हो सकता है ऑन डिफरेंट रिफाइनरीज? कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, यूसुफ? देखें, ये पहले तो ये इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है एंड देयर इज वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, बट अभी तक लग यही रहा है कि पाकिस्तान रिफाइनरी सेट कोई $1.2 बिलियन से ऊपर पैसे खर्च होंगे और 50,000 बैरल्स पर डे की रिफाइनरी लाख बैरल्स पर डे हो जाएगी। सिनर्जी की कैपेसिटी 156,000 बैरल से 2 लाख बैरल हो जाएगी। और जो है वो नेशनल रिफाइनरी कह रहा है कि 400 मिलियन डॉलर से 1.2 बिलियन डॉलर्स तक का कैपेक्स होगा। तो हर रिफाइनरी की जो है वो अलग अलग कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स है। एक और चीज़ जो इस रिफाइनरी पॉलिसी से होगी वो ये है कि जो रिफाइनरीज इस वक्त यूरो 2 स्टैंडर्ड ऑयल या यूरो 3 स्टैंडर्ड ऑयल बनाती हैं, वो यूरो 5 स्टैंडर्ड ऑयल बनाना शुरू कर देंगी, और वो कम सल्फर कंटेंट का होगा। तो इस वक्त रिफाइनरीज एक पेनल्टी पे करती हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान रिफाइनरी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको सेल्स के नोट में नजर आएगा कि वो एक प्राइस डिफरेंशियल पे करते हैं जो सब्सटैंशियल होता है, 6-7 अरब रुपए का लास्ट ईयर था, उससे पिछले साल कोई 9 अरब रुपए का था, जो वो पेनल्टी पे करते हैं ऑन प्रोड्यूसिंग यूरो 2 फ्यूल। तो जब एक दफ़ा ये अपग्रेड्स हो जाते हैं तो वो उनको वो पेनल्टी नहीं लग रही होगी। तो हमें अभी बज़ाहिर ज़ाहिर है एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप उन रिफाइनर्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है जो मार्केट कैप पर बैरल पे सस्ती ट्रेड कर रही हैं। जैसे सिनर्जी फ़र्ज़ करें कि इस वक्त लगभग 50-55 अरब रुपए के आसपास मार्केट कैप है और 156,000 बैरल्स पर डे की रिफाइनरी है, तो वो और वो 2 लाख हो जाएगी। तो पोस्ट अपग्रेड के हिसाब से 55 अरब रुपए पे 2 लाख बैरल की रिफाइनरी हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान रिफाइनरी को देखें तो वो जो है 25 से 30 अरब रुपए की मार्केट कैप में 1 लाख बैरल्स पर डे की रिफाइनरी होगी। तो जो रिफाइनरी सस्ती हैं उनके ऊपर एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। ज़ाहिर है इन्वेस्ट करते हुए देयर आर अदर फैक्टर्स दैट यू शुड लुक एट मैनेजमेंट क्वालिटी, जो है वो, फिर यू शुड ऑल्सो लुक एट के किन रिफाइनरीज में ज़्यादा लाइकली है कि फंडिंग आसानी से हो जाएगी। पाकिस्तान रिफाइनरी गवर्नमेंट फंडेड होगी, NRL गवर्नमेंट बैक्ड है तो शायद फंडिंग आसानी से मिल जाए। तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर। तो देखें, अभी तक फ़िलहाल प्रोडक्ट स्लेट के चेंज से हमें लग ये रहा है कि प्रोडक्ट स्लेट के चेंज से कोई $4 पर बैरल ऑफ क्रूड का इम्पैक्ट आएगा। कि अगर फ़र्ज़ करें MS जो है वो $10-12 क्रूड से ऊपर बिकता है और फर्नेस ऑयल अगर $15 नीचे बिकता है, तो ये $25 का डेल्टा है। इस डेल्टा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बाय द 16% इम्पैक्ट जो FO कम हो के MS और HSD बन जाएगा, तो ये कोई $4 के आसपास इम्पैक्ट बनता है। तो $4 से मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होगी वो ज़ाहिर है यूरो 5 की पेनल्टी नहीं लगेगी। तो अगर PRL का लास्ट ईयर का हम देखेंगे, PRL ने कितना क्रूड प्रोसेस किया था और उनको कितना प्राइस डिफरेंशियल पे करना पड़ा था, तो वो अराउंड $2 के आसपास है। सिनर्जी में ज़ाहिर है अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है तो सिनर्जी हैज़ स्टार्टेड सिंगल पॉइंट मूरिंग, जिसमें वो आप US से भी जहाज़ मंगा सकते हैं। तो वो जो कराची पोर्ट पे जहाज़ लगता है उसके डबल साइज़ का जहाज़ लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह भी बच जाती है। तो आप $6 को मल्टीप्लाई कर दें बाय द न्यू कैपेसिटी एंड दैट, और उसके ऊपर एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज्यूम कर लें, तो दीज कैन बी लार्ज नंबर। जैसे अगर सिनर्जी फुल कैपेसिटी पे चलता है तो कोई 122 अरब रुपए का
EBITDA इम्पैक्ट आएगा, इसके अंदर से आप 35-40 अरब रुपए की डेप्रीसिएशन एंड फाइनेंस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर दें। अच्छा, अब अगर कोई सप्लायर क्रेडिट देता है और वो डॉलर में होता है तो फाइनेंस कॉस्ट डॉलर्स में पाक रुपीज़ में थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर डीवैल का रिस्क आ जाएगा। तो हमें लग ये रहा है कि इस वक्त ज़्यादा इम्पैक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी के ऊपर आ सकता है, और उसके बाद थर्ड पे NRL हो जाएगा, बिकॉज NRL और अटक रिफाइनरी ऑलरेडी जो है वो एक प्रीमियम पे मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज देव बिन बेटर क्वालिटी बिजनेसेस सो फार। इसमें जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है वो ये है कि देखें ये पूरी अर्निंग्स आ रही है बिकॉज ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी। इफ दिस डज नॉट हैपन तो इन्वेस्टमेंट केस बहुत ख़राब हो जाता है, और इनके पास कोई दे हैव नो कंट्रोल ऑन प्राइसिंग। एंड अभी बीच में भी हमने देखा था कि जब ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जब लास्ट टाइम कॉन्फ्लिक्ट फ्लेयर अप हुआ था तो गवर्नमेंट ने आके रिफाइनिंग मार्जिन आधा करवा दिया था। तो तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो हमने न्यूज़ आर्टिकल्स देखे हैं उनसे यही लग रहा है कि रिफाइनरीज ने एक स्टेबिलिटी क्लॉज ऐड करवाया है, जिससे होगा ये कि गवर्नमेंट कमिट कर रही है कि वो पॉलिसी में चेंजेस बार बार नहीं करेगी, ताकि सप्लायर्स को और बैंक्स को एक कंफर्ट मिल सके। जी यूसुफ, तो 2005 से 2026 तक के डाटा को अगर हम देखते हैं तो हमारी मार्केट का एवरेज मल्टीपल 8.5 टाइम्स रहा है। आपको क्या लगता है आगे जाके ये नंबर क्या हो सकता है? देखें, द नंबर्स रेंज एनीवेयर फ्रॉम 4 टाइम्स अर्निंग्स टू 16-17 टाइम्स अर्निंग्स ऑल्सो 2008 में। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जिस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जाते हैं तो ये मल्टीपल्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। तो देखें, मल्टीपल बढ़ने के लिए एक चीज़ चाहिए होगी स्टेबिलिटी, और दूसरी जो चीज़ चाहिए होगी मल्टीपल बढ़ने के लिए वो है लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो वंस इंटरेस्ट रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग तो आई थिंक फिर हम देख सकेंगे कि जो है वो पी मल्टीपल वापस ऊपर की तरफ 9, 10, 11 की तरफ जाना शुरू हो जाए। अगर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बढ़ते हैं, क्राइसिस प्रोलॉन्ग होता है, तो फिर हम मार्केट में डी रेटिंग देख सकते हैं। बट ये जो इस वक्त मल्टीपल है ये एक एवरेज मल्टीपल है, और द मार्केट इज़ फाइन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। फारूक, ये बताएं, आपने लास्ट एक 1.5 साल में 2 रिपोर्ट्स इशू करी थी। वन वाज ऑन PTCL एंड वन वाज PSX। दे हैव बीन वेरी मल्टी बैगर्स रहे हैं, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। अगर आप PSX की बात करें, 9 महीने की जिसकी अर्निंग तकरीबन 2 रुपये की है, और तकरीबन जो प्राइस इसकी 50 रुपये की है। अगर आपको पूरे साल की भी अर्निंग कर लें तकरीबन 2.5 रुपये की अर्निंग हो जाएगी, 50 रुपये की इसकी प्राइस है, तो तकरीबन प्राइस टू अर्निंग मल्टी 25 टाइम्स रहता है। तो आपने जब लास्ट इस पर रिपोर्ट निकाली थी तो उस वक्त आपकी अर्निंग तकरीबन जो जिस अभी साल एंड हो रहा है उतनी थी। उसके बाद से हमने देखा है कि स्टॉक में एक रेटिंग भी हुई है, परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है। सो क्या आप समझते हैं गोइंग फॉरवर्ड्स का क्या आउटलुक है, और हमें क्या ट्रिगर्स हैं फॉर द कंपनी जो इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए? देखें, PSX हमने रिपोर्ट में जिस तरीके से मेंशन किया था, PSX 2 तरीके से पैसे कमाता है। PSX एक उन कंपनी से पैसे लेता है जो लिस्टेड होती हैं, और दूसरा जो लोग बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं उनसे एक फ़ीस चार्ज कर रही होती है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जब बढ़ता है बाज़ार में तो PSX मेक्स मोर मनी, एंड व्हेन मोर कंपनीज गेट लिस्टेड तो PSX को एक फ़ीस मिलती है। तो आई थिंक इसको फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इस तरीके से देखना चाहिए कि ग्लोबली अगर हम सारे एक्सचेंजेस देखें तो एक्सचेंजेस की जो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस होती है वो उनके इंडेक्सेस से ओवर द लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंटली बेहतर होती है। उसकी वजह यह है कि एक तो इन बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए कैश नहीं चाहिए होता है, जो सारा कैश बनता है वो तकरीबन फ्री कैश फ्लो होता है। दूसरा ये होता है कि जो एक्सचेंज का फ़र्ज़ करें, जो इंडेक्स की ग्रोथ होती है नॉर्मली वो एक्सचेंजेस की रेवेन्यू ग्रोथ के आसपास हो जाती है। तो इसको इस तरीके से सोचना चाहिए कि देखें, PSX की टोटल एक्सचेंज पर जो टोटल मार्केट कैप लिस्टेड थी 1980 वो थी 6 बिलियन की, आज है वो 20 ट्रिलियन की। अगर फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से 5 साल आगे में, जो पाकिस्तान में 4 से 5 साल में अर्निंग्स डबल होती हैं, तो आज 20 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, ये मार्केट कैप 5 साल बाद 40 ट्रिलियन हो सकती है। अगर मल्टीपल री रेट हो गए यहाँ से 50% बढ़ जाता है तो मार्केट कैप 60 ट्रिलियन की हो सकती है। अच्छा, फिर इस मार्केट कैप की एक परसेंटेज मार्केट में ट्रेड होती है। जैसे जितना कम इंटरेस्ट रेट होता है उतनी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू ट्रेड होती है, जितना ज़्यादा और जितना कम इंटरेस्ट रेट होता है उतनी ज़्यादा वैल्यू ट्रेड होती है, एंड द ऑपोजिट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो देखें, अगर आगे जाते हुए फ़र्ज़ करें हमें लगता है कि इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव कर रही है और इकॉनमी स्टेबल रह रही है, तो यू कैन सी लार्जर मार्केट कैप नंबर्स एंड लार्जर वॉल्यूम नंबर्स। इसका एक शॉर्टकट ये है कि जो भी इन बिलियंस फ्यूचर और रेडी मार्केट का वॉल्यूम है, अगर आप उसको 20 बिलियन से डिवाइड कर लें तो मोटा मोटा जो है वो आपका अर्निंग्स का नंबर आ जाता है। अगर तो फ़र्ज़ करें अगर 60 बिलियन का एवरेज साल में वॉल्यूम हो रहा है तो 3 रुपये के आसपास अर्निंग आएगी। अगर ये 100 हो जाता है तो 5 हो जाएगी। तो अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ से 5 साल में
पहुंच जाते हैं 60 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे। तो और अगर आधा % काम होता है तो 300 अरब का मार्केट में काम हो रहा होगा, तो 15 रुपये अर्निंग आ रही होगी। अगर ये 0.5% से बढ़ जाता है, अगर हम 2005 वगैरह देखें तो 2005 में 2-3% मार्केट कैप का ट्रेड होता था रोज़। आई डोंट थिंक वो वापस होना पॉसिबल है, बट हम 0.6, 0.7, 0.8% के पास जा सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो एक्सचेंजेस ज़्यादा मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं उसकी एक वजह तो बिज़नेस की क्वालिटी होती है, और दूसरा जो है वो बिज़नेस की लॉन्जेविटी है, कि अगर हमें फ़र्ज़ करें 20 साल, 30 साल, 40 साल आगे से भी डिस्काउंट बैक करनी है अर्निंग्स, तो हम कर सकते हैं जैसे, और उसी पेस से जो है वो मार्केट बढ़ती रह सकती है। कि अगर फ़र्ज़ करें एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और बाज़ार एक रेट से बढ़ रही है, तो एक्सचेंज का रेवेन्यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बढ़ता रह सकता है। और ये हमने ग्लोबली भी देखा है। जैसे अगर हम इंडिया में देखें तो दोनों एक्सचेंजेस का मिला के आई थिंक मार्केट कैप, जो एक्सचेंजेस का मार्केट कैप है वो हमारी टोटल मार्केट कैप के आसपास है। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। फिर दे ऑल्सो हैव प्राइसिंग पावर, फ्रॉम टाइम टू टाइम प्राइसेस भी बढ़ाते रहेंगे। हमने एक रिपोर्ट में जिस वक्त 2 साल पहले जिस वक्त लिखी थी, तो हमने ये भी दिखाया था कि पिछले 10-15 साल में PSX ने अपनी प्राइसेस किस तरीके से बढ़ाई हैं। तो फ्रॉम अ 5 to 10 ईयर परस्पेक्टिव दिस स्टिल लुक्स लाइक अ वेरी गुड बेट। और लोग और इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हमने इस दफ़ा देखा कोई 12 कंपनीज लिस्ट हुई हैं। अभी भी एक लग रहा है कि IPOs की पाइपलाइन अवेलेबल है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म बिजनेस। फ्रॉम टाइम टू टाइम ज़ाहिर है ये होगा कि किसी साल वॉल्यूम अचानक से बहुत कम हो जाएगा, जैसे अभी अनसर्टनिटी हुई है तो वॉल्यूम्स हैव ड्रॉप्ड अ बिट। बट अब जो है वो आई थिंक मार्केट स्टार्टेड टू रियलाइज कि दिस इज़ अ वेरी गुड बिजनेस एंड they can pay out a large share of earnings and they don't need cash to grow. तो I think the stocks are doing well. But of course कोई भी short term में वॉल्यूम के साथ या स्टॉक प्राइस का तो होगा, it's very difficult to predict. वेरी इंटरेस्टिंग यूसुफ। अगर आप ये देखें, आप एक और स्टॉक की बात करें PTC की, और उसका पहला क्वार्टर देखें जो अभी आया है, इन मार्च एंडिंग क्वार्टर, काफ़ी अच्छा क्वार्टर था। और हमने ये देखा इन द लास्ट 12 महीने में काफ़ी इसमें बुल रन भी आया है स्टॉक में। और आपने इस पर रिपोर्ट भी इशू करी थी, उसमें काफ़ी ट्रिमेंडस के बाद काफ़ी प्राइस गेन्स हुए हैं ओवरऑल। तकरीबन अगर आप देखें नवंबर में इसकी प्राइस तकरीबन 26 रुपये थी और आज प्राइस इसकी डबल से ज़्यादा हो गई। गेन तकरीबन 200% का गेन द लास्ट 12 मंथ्स है। तो क्या आपका, हमें ये पता है लेटली इसका जो गेम चेंजर था इस कंपनी में वो आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ टेलीनॉर था। तो आपका क्या इसमें आउटलुक है ऑन दिस कंपनी, और स्पेशली अगर आप अगले साल 2 साल की अर्निंग्स का आउटलुक बता सकें, और क्या लेटली चेंजेस हुए इन द कंपनी जिसकी वजह से ये कंपनी में एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है? देखिए, दुनिया में कहीं भी जब भी टेलीकॉम सेक्टर कंसोलिडेट होता है तो उसके बाद कुछ प्राइसिंग पावर आ जाती है। तो हमने यही बताने की रिपोर्ट में भी कोशिश की थी कि पहले एक बहुत लंबा फेज़ लैंड ग्रैब का था, जिसमें 5 टेलकोस थे और वो बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर के लिए लड़ रहे थे, और उसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो अगर आपको याद होगा अर्ली 2000s में बहुत महंगा सेलफोन यूजेज होता था पाकिस्तान में, वो गिर के और पिछले 2-3 साल में कोई $1 के आसपास आ गया था, जो किसी वक्त $9-10 भी होता था। हुआ यह है कि पहले 2015 में वारिद का एग्ज़िट हुआ और अब 2023-24 के अंदर जो है वो टेलीनॉर एग्ज़िट हुआ, और अब इस वक्त मर्जर की अप्रूवल आ गई। तो देखें, दुनिया में जहाँ भी कंसोलिडेशन हुई है उसके बाद जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो है वो प्राइसेस बढ़ा सकी हैं। तो अगर हम इस वक्त इंडिया में देखें तो $3 के आसपास एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है। नाइजीरिया देखेंगे तो भी $3 के आसपास एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है। इवन मलावी, जहाँ पे $500 GDP पर कैपिटा है, वहाँ भी $1.5 से ऊपर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है। तो देखें, अगर यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो गई है और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ जाता है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के 2 पार्ट्स हैं। एक तो प्राइसिंग वाला पार्ट है, आपने नोटिस किया होगा कि मोबाइल के पैकेजेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप नोटिस करेंगे कि आहिस्ता एवरी फ्यू मंथ्स जो है वो बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह ये भी है कि एक रेगुलेटर भी जो है वो चाह रहा है कि नेटवर्क अपग्रेड्स हो जाएं, क्योंकि बहुत पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान इज़ अ जनरेशन बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट क्वालिटी एंड स्पीड। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में पाकिस्तान में इंटरनेट क्वालिटी भी मोबाइल के ऊपर इंप्रूव होना शुरू हो गई है। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने बहुत फेवरेबल टर्म्स पे स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंटरनेट स्पीड्स जो है वो इंप्रूव होती जा रही हैं। तो वी फील कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम देखेंगे कि इंटरनेट स्पीड जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी। तो एक तो प्राइस का कंपोनेंट है, दूसरा यूजेज का कंपोनेंट है। अगर दुनिया में हम कहीं भी देखें जहाँ पे 4G या 5G अपग्रेड्स हुए हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इंटरनेट यूजेज बहुत स्पीड से बढ़ गया है। तो इंडिया जो 10 गीगाबाइट्स पर सब्सक्राइबर पे था, वो अब 30 गीगाबाइट्स पर पहुँच गया। पाकिस्तान इज स्टिल एट 8.7 गीगाबाइट्स। तो हम ये देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता 12 गीगाबाइट्स पर सब्सक्राइबर, 15 गीगाबाइट्स पर सब्सक्राइबर पे जा सकता है।
जहाँ तक PTCL के अपने कस्टमर्स की बात है, यूफोन और टेलीनॉर की, तो पिछले साल के अंदर एक फिनोमिनल ग्रोथ कस्टमर्स में आई है। ये कहीं भी नहीं होता। 14.7% की ग्रोथ है इन कस्टमर्स, जो आई थिंक 70 मिलियन कस्टमर्स से कुछ 74 मिलियन कस्टमर्स हो गए हैं पिछले महीने। आज जो PTA का डेटा है उसमें 8,80,000 कस्टमर्स ऐड हुए हैं टेलीनॉर और यूफोन के कंबाइंड। तो एक तो कस्टमर ग्रोथ आ रही है, प्राइस में ग्रोथ आ रही है, डेटा में ग्रोथ अभी नहीं आना शुरू हुई है, और वो आई थिंक सही से आना शुरू होगी जिस वक्त इंटरनेट स्पीड्स एक्चुअली इंप्रूव हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक पीछे पाकिस्तान में डेटा में ग्रोथ नहीं हुई है। 2019 में पाकिस्तान में कोई 3.3 गीगाबाइट्स पर सब्सक्राइबर यूज़ होते थे, अभी इस वक्त वो कोई 9 GB के आसपास पहुंच गया है। तो पाकिस्तान में एक तो यूजेज बढ़ रहा है इंटरनेट का, जैसे जैसे लोग इंटरनेट पे आते जा रहे हैं और यूजेज बढ़ता जा रहा है, और सारी सर्विसेज, बैंकिंग, इन्वेस्टिंग, ग्रोसरी, फूड डिलीवरी, जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन मूव करती जा रही हैं, फिर कंटेंट बहुत ज़्यादा बन भी रहा है, देखा भी जा रहा है, बहुत सारे चैनल्स भी आ गए हैं। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा एक वैल्यू माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम टेलीविज़न टू दी इंटरनेट। तो उसके लिए भी जो है ज़ाहिर है एक इंटरनेट यूजेज बढ़ रही है उसकी वजह से भी। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान में डेटा यूजेज भी बढ़ता जाएगा, लोग और इंटरनेट पे आते भी जाएंगे, और प्राइसेस भी अपवर्ड ही ट्रेंड रहेगा। तो लगता यही है कि यहाँ से 3 साल में शायद एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र $1 से $2 हो जाए। 5 साल में शायद ये इन 5 years फ्रॉम नाउ ये $3 के आसपास भी हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम अगर 74 मिलियन यूज़र्स को मल्टीप्लाई करें, अगर फ़र्ज़ करें $1 से $2 एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ जाता है, तो कोई 28 से 30 रुपये अर्निंग्स का इम्पैक्ट आता है। फिर दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी ज़रा, ये नेटवर्क्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, उसके बाद कुछ टावर्स की डिसमेंटलिंग होगी। कुछ एरियाज़ में यूफोन और टेलीनॉर दोनों के टावर्स लगे हुए हैं, ज़ाहिर है दोनों की ज़रूरत नहीं होगी, तो रेंट, बिजली, डीज़ल, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। जो मैनेजमेंट ने लास्ट ब्रीफिंग में एक एस्टिमेट दिया था वो 275,000 रुपीज़ पर टावर का एवरेज है। अगर 7,000-8,000 टावर डिसमेंटल करते हैं तो कोई 23 अरब रुपए का साल का ये इम्पैक्ट है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर 3 साल में $1 बढ़ जाता है तो कोई 30-20 रुपये का वो अर्निंग्स इम्पैक्ट है। बट ज़ाहिर कुछ इन्फ्लेशन भी हो जाएगी, तो ये जो कॉस्ट सेविंग है शायद वो इन्फ्लेशन जो है वो कुछ ईट अप करेगी। बट अगर हम रीजन में देखें तो हर जगह $2 और $3 एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, और जिस तरह की डिजिटल टेलविंड है उसमें इट्स वेरी पॉसिबल कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहे। थैंक यू यूसुफ। और अब हम नजर डालते हैं आने वाले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। वेंसडे को बेस्ट बाय सिमंस के FY 2026 के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। हबीब शुगर मिल्स के 9 मंथ्स FY 2026 के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, और UBL के 6 मंथ्स कैलेंडर ईयर 2026 के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। और थर्सडे को फरहान शुगर मिल्स के 9 मंथ्स FY 2026 के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर 2026 के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, और फॉरेक्स डाटा भी आएगा। और फ्राइडे को SPI के नंबर्स रिलीज किए जाएंगे। और अब वक्त हुआ है चेस सिक्योरिटीज स्कैंडल टॉक का। स्कैंडल टॉक में हमें ज्वाइन किया है शर्जील अहमद ने, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं चेस सिक्योरिटीज में। शर्जील, वेलकम टू द शो। Thank you, Morgan, for having me. शेख, हम ये देखिए लास्ट 1 वीक में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रही, और आई थिंक क्लोजिंग भी काफ़ी नेगेटिव दिखाई है। हाई बनाया 182 का, लो 173 का बनाया। गोइंग फॉरवर्ड आपको चार्ट्स क्या बता रहे हैं टेक्निकल बेसिस पे कि इसका क्या सपोर्ट का रेजिस्टेंस होगा? ये वीक हमने देखा कि मार्केट ने करेक्शन दी। वी वर डिस्कसिंग लास्ट वीक कि 178,000 के लेवल्स के करीब मार्केट की एक सपोर्ट थी, जो कि एक शॉर्ट टर्म चैनल था जिसका बॉटम था। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो 178,000 हैज बीन डिस्कस्ड वाज द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, और हम ये देख रहे थे कि यहीं पे इसका ओवरऑल जो रैली मार्केट ने करी है, इसका 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल भी था। So this was an initial support zone that we were discussing कि मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन करती है तो हम मार्केट में रिकवरी होती हुई देख सकते हैं। बट हमने ये देखा कि मार्केट ने ट्यूसडे को इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करा विद डाउनसाइड ऑफ ऑलमोस्ट 6,400 पॉइंट्स, और उसके बाद ऑल्दो हमने ड्यूरिंग द वीक मार्केट में स्लाइट रिकवरी देखी, जहाँ पे मार्केट ने अपने ट्यूसडे के लॉसेस को रिकवर करा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट फ्राइडे को हमने देखा कि मार्केट ने अगेन नेगेटिव नोट पे क्लोज करा। वीक ऑन वीक नेगेटिव नोट पे हमने जो है वो मार्केट की क्लोजिंग देखी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि मार्केट ने अपने इस चैनल को ब्रेक कर दिया, एंड दिस वाज द की चैनल सिंस द रैली स्टार्टेड फ्रॉम 144,000 के बॉटम ऑलमोस्ट। तो अब हमें ये लगता है कि अगर मार्केट में कोई भी अपसाइड आती है तो वो अब अगर कोई भी अपसाइड आती है तो बिकॉज दिस इज एन असेंडिंग चैनल, तो 178 से 180,000 की रेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वेयर इट मीट्स दिस पर्टिकुलर लेवल चैनल बॉटम।
तो 178 से 180,000 के लेवल 82,000 के लेवल्स के करीब मार्केट की रेजिस्टेंस रहेगी गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डाउनसाइड। हाउएवर मार्केट की जो सपोर्ट है वो 173,000 के लेवल्स के करीब है। एक अच्छी चीज़ हमने ये देखी है इस हफ्ते, हम जो डिस्कस कर भी रहे थे कि मार्केट में काफ़ी गैप्स से इस रैली के दरमियान, जो हमें लगता था कि कुछ अगर ब्रेक अवे गैप्स होते हैं तो कुछ इसमें एग्जॉशन गैप्स भी हो सकते हैं, जो कि अक्सर जो है वो शॉर्ट टर्म में ही फिल हो जाते हैं। तो वो हमने देखा कि मार्केट ने अपने इस करेक्शन के प्रोसेस में ऑलमोस्ट 3 गैप्स को जो है वो फिल करा और ऑलमोस्ट एक गैप को जो है पार्शियली फिल करा। तो 173,000 के एवरेज को ये अगर ये टेस्ट करता है गोइंग फॉरवर्ड और अपनी सपोर्ट को टेस्ट करता है, तो हम ये देखेंगे कि चौथा गैप भी जो है वो फिल कर लेगा इवेंचुअली। तो 173 गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक ये मार्केट की एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगी। टुवर्ड्स द अपसाइड हाउएवर मार्केट की रेजिस्टेंस 178 से 182,000 का एक जोन है, डिपेंडिंग ऑन वेयर मार्केट मीट द चैनल बॉटम, वहाँ पे रहेगी। तो आई थिंक ये एक रेंज है जो हम देख सकते हैं मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज को रिस्पेक्ट दे सकती है नेक्स्ट वीक। 173,000 अगेन वुड रिमेन क्रूशियल। 173 के बाद जो हमारी सपोर्ट आती है वो 168,000 के लेवल्स की करीब आती है। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम एक स्टॉक की बात करें, हबीब बैंक लिमिटेड की हम देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफ़ी डिसेंट है, वन ऑफ द चीपेस्ट बैंक व्हेन कम्स टू प्राइस टू बुक। और इसकी अगर आप 12 महीने की अर्निंग भी देखें तकरीबन 45 रुपीज़ की, ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अंडर 7 टाइम्स। बट टेक्निकली आपको चार्ट्स क्या बता रहे हैं अबाउट HBL स्टॉक? HBL में हमने बाय द वे अगर हम लास्ट 3 से 4 महीने की एक्टिविटी को देखें तो इसमें हमने मोर ऑफ रेंज बाउंड एक्शन विटनेस करा है। चार्ट्स पे अगर हम देखें तो इसमें एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न था, जिसके बॉटम को इसने ऑलमोस्ट रीटेस्ट करा था बैक इन मार्च। ये हमने ब्रीच होता हुआ देखा था। मार्केट स्पेंट अ फ्यू डेज बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल, बट इवेंचुअली जब इसने रिकवर किया तो मैं वहाँ से एक रैली करा। तो इनिशियल हमने इम्पल्स बनती हुई देखी, मार्केट जब अपनी इनिशियल करेक्टिव इंटरनल करेक्टिव वेव में जब नीचे आई तो इसी पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करके मार्केट ने जो है वो फिर अगली रिकवरी की वेव जो है वो दिखाई। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इसमें आइडिया तो यही रहता है कि अगर इस रेंज प्ले में हम रेंज के बॉटम पे इसको एक्यूमुलेट करें, जो कि इनिशियली 290 से 280 की रेंज हो सकती है, इनिशियली 290 एंड देन 280 के लेवल्स आइडियली, क्योंकि वहाँ पे लो रिस्क एक्यूमुलेशन होगी। तो उन लेवल्स के करीब इसको डिप्स पे जो है वो एक्यूमुलेट करना चाहिए। टुवर्ड्स द अपसाइड इसका जो एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट लेवल बन रहा है, ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस बन रही है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 305 के लेवल्स की करीब बन सकती है, क्योंकि 305 के लेवल्स को इसने ब्रेक नहीं करा है सिंस मिड ऑफ फेब। क्लोजिंग नहीं है ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। तो 305 गोइंग फॉरवर्ड वुड बी एन इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल और द ब्रेकआउट लेवल टुवर्ड्स द अपसाइड वंस दिस पर्टिकुलर लेवल ब्रेक्स एंड HBL सस्टेन्स अबव इट, तो इसको हम फर्दर रैली करते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स 338 के लेवल। अगर हम पाकिस्तान स्टेट ऑयल की बात करें तो लास्ट थिंक हाउ मेनी मंथ्स ये स्टॉक एक लैगर्ड रहा है, डिस्पाइट ऑफ मार्केट हैज़ परफॉर्म इन द लास्ट 3 मंथ्स, और काफ़ी स्टॉक्स बड़े भी हैं, स्पेशली हम रिफाइनरीज की बात करें। बट व्हाट डू यू थिंक PSO का टेक्निकल चार्ट्स क्या बता रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा? बिल्कुल, हमने PSO में मोर ऑफ कंसोलिडेशन देखी है अगेन, जहाँ पे इसने अपनी बेस को मेंटेन करा, अपने लो को ब्रेक नहीं करा। अगर आप देखें तो इसने मार्च में लो लगाया था ऑलमोस्ट 320 के लेवल्स के करीब का, और इसमें जो ये डिप आया था इसमें हमने इसके एक प्रीवियस असेंडिंग चैनल पैटर्न को जो है वो रीटेस्ट होता हुआ देखा था। सिंस देन जब इसने इनिशियल एक इम्पल्सिव वेव दिखाई थी तो उसके बाद ये इंटरनल करेक्शन में आया था। सिंस देन हम ये देख रहे हैं कि ये काफ़ी स्लोली एक रेंज प्ले शो कर रहा है, जहाँ पे ये अपनी बेस को भी मेंटेन करते हुए चल रहा है अपने इस पर्टिकुलर चैनल के रीटेस्ट लेवल को। तो 340 के लेवल्स के करीब ये चैनल रीटेस्ट होता है, तो यहाँ पे इसको देखा जा सकता है फ्रॉम एक्यूमुलेशन परस्पेक्टिव। अगेन इट वुड बी अ लो रिस्क एक्यूमुलेशन जोन। टुवर्ड्स द अपसाइड वी फील कि 370 के लेवल्स के करीब अगर इसमें इनिशियली रिकवरी आती है तो इट कैन लास्ट अप टिल 370, which is going to be an initial resistance level followed by the next target levels from trading perspective at 390. अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, अगर आप फंडामेंटली देखें स्टॉक बड़ा अच्छा लग रहा है, ट्रेडिंग एट प्राइस टू रेशियो अबाउट 6 टाइम्स, अर्निंग्स ग्रोथ भी है, प्रोडक्शन प्रोफाइल भी बढ़ रही है। बट टेक्निकली व्हाट डू द चार्ट से अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक? बिल्कुल, PPL में भी हमने एक इनिशियल इम्पल्स वेव देखी थी, जहाँ पे PPL ने रैली करा था इनिशियली 248 के लेवल्स के करीब। उसके बाद हमने एक इंटरनल करेक्टिव वेव देखी और फिर वहाँ से हमने एक थर्ड इम्पल्स वेव जो है वो अनलॉक होती हुई देखी, जिसमें इसने 250 के लेवल्स को जो है वो अप्रोच करा ऑलमोस्ट। तो अच्छा, इस प्रोसेस में इसी दरमियान इसमें एक बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ था, बट कहीं ना कहीं PPL ने उसको आगे आके जो है वो नेगेट कर दिया और उसके अंदर ट्रेड हुआ है ट्रेडिंग एट 219 के लेवल्स।
तो अब आइडियल इसमें जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो यही रहेगी कि इट्स नाउ अप्रोचिंग इट 213 के जो सपोर्ट लेवल्स हम डिस्कस कर रहे होते थे एक टाइम के ऊपर, जिसकी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ इस सिनेरियो को निकालते हैं जहाँ पे ड्यूरिंग द वॉर इसने मल्टीपल लोज लगाए हैं इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे, तो उसके बाद हमने इसको जो है वो इसको जो है वो काफ़ी देखा है कि पीपीएल ने इसको रिस्पेक्ट दी है। तो अगर इसमें कोई भी डिप आता है तो 208 से 213 की रेंज, अगर वॉलेटिलिटी रहती है तो 208 से 213 की रेंज एक अच्छी एक्यूमुलेशन रेंज हो सकती है पीपीएल में गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर जो एक इनिशियल रेजिस्टेंस हमें नजर आती है वो 230 के लेवल्स की एरिया नजर आती है, फॉलोड बाय द नेक्स्ट टारगेट लेवल 252 जो कि इसका रीसेंट टॉप था। थैंक यू शर्जील। और अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ। शहबाज, तो मार्केट इस हफ्ते नेगेटिव क्लोज हुई है, तो आपका मार्केट को लेके नेक्स्ट वीक का आउटलुक क्या है? अगर आप देखिए इस हफ्ते मार्केट तकरीबन 3.5% मार्केट क्लोज हुई है, नेगेटिव क्लोज हुई है। आई थिंक नेक्स्ट वीक मार्केट फिलहाल तो नेगेटिव ही लग रही है। उसका मेन रीज़न कुड बी यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। और आप देखें स्पेशली जो ऑयल प्राइसेस हैं वो तकरीबन 14% अप है, तो एक नेगेटिव चीज़ है। आई थिंक एक अच्छी चीज़ हफ्ते हुई है कि वो आपकी फॉरेन बाइंग है। अगर नेक्स्ट वीक फॉरेन बाइंग कंटिन्यू रहती है तो मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। आई थिंक नेक्स्ट वीक एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो यूबिल का रिजल्ट है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है, बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आता है, तो आई थिंक जो मार्केट में स्पेशली जो हैवी वेट्स हैं बैंक्स, दैट कैन परफॉर्म वेल नेक्स्ट वीक। और आपके स्टॉक्स को लेके टॉपिक्स क्या हैं? अगर आप देखें डिस्पाइट ऑफ यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी स्टॉक्स हैं जो एक अच्छी वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहे हैं। अमंग्स माय टॉप पिक्स आई थिंक जो मैंने अर्ली इन द वीक भी मेंशन करे थे, चिराग सीमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। इस ट्रेडिंग एट वैल्यूएशन अबाउट 6 टाइम्स। पाकिस्तान पेट्रोलियम को अगर आप देखें वो भी 6 टाइम में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर कुछ बैंक्स की बात कर लें तो आई थिंक बैंक अभी इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अदर देन बैंक्स अगर आप देखें एंग्लो होल्डिंग्स इज़ अ वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड इन मीडियम टर्म, बिकॉज इसमें जो मेजर ट्रिगर है वो आपका टावर बिजनेस का है। अदर देन दैट अगर आप देखें इस लेवल पे मेपल लीफ एक अच्छे लेवल्स पे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। अदर देन दैट अगर उसके अलावा भी बात करें तो आदमजी इंश्योरेंस है, वो भी अच्छा लग रहा है। और आई थिंक लास्ट स्टॉक्स जो मैं मेंशन करना चाहूँगा DGKC है। तो कोई चंद स्टॉक्स हैं जो डिस्पाइट अगर मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल भी रहती है, इस स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करें, बिकॉज फंडामेंटली काफ़ी बेहतर हैं और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडे शो। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।